Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7th का 5th चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नॉर्मली जो किचन में, हमारे किचन में जो भी प्रोडक्ट्स रखे होते हैं उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं और सॉल्ट्स तो हम लोग खाते ही हैं। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं, तभी तो साइंस ईजी बन पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, आपके घर में जैसे हम लेमन यूज़ करते हैं, ठीक है, नींबू, टैमरिंड मतलब इमली, या सॉल्ट हो गया, शुगर, विनेगर, ये सारी चीज़ें सबके घरों में पाई जाती है ना। तो इन चीज़ों में से वो सब्सटेंसेस जो थोड़ी खट्टी होती है, जिनका थोड़ा सा सार टेस्ट होता है, वो उन सब्सटेंसेस में एसिड्स प्रेजेंट होता है। उस एसिड की वजह से ही वो सार टेस्ट देता है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात टेस्ट करने वाली। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम बेस की बात करें तो बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो थोड़ा सा बिटर होते हैं। बिटर मतलब थोड़ा सा कड़वा टाइप का, ठीक है, बिटर होते हैं। और दूसरी बात, उसको अगर हम हाथों में मतलब अपने फिंगर्स में रब करेंगे तो वो थोड़ा सा सोपी टच देगा। सोपी का मतलब थोड़ा साबुन साबुन टाइप का टच देगा, इसीलिए उसको हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फ्लोर क्लीनर्स होते हैं उनमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं एसिड्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें उनका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक, और जो बेसिस सब्सटेंसेस होते हैं वो उनका नेचर होता है बेसिक। एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड एसियर से लिया गया है जिसका मीनिंग ही है सार, ठीक है। अब एसिड्स दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और कुछ मैन मेड भी होते हैं। तो जो नेचुरल एसिड्स हैं वो तो नॉर्मली हम अपने जो भी फूड आइटम्स में होते हैं उनमें देख लेते हैं, लेकिन मैन मेड एसिड्स वो होते हैं जो हम लेबोरेटरीज़ में बनाते हैं और जो टच करना बहुत ही डेंजरस है। वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, हमारे बोन तक को मेल्ट करने का वो हिम्मत रखते हैं, ठीक है। इसलिए जो एसिड्स होते हैं उनके आसपास बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेबोरेटरी में जब भी जाते हैं तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही रखना चाहिए, ओके। अब देखिए, हर चीज़ को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है एसिड्स होते हैं सार और बेसिस होते हैं बिटर, ये तो टेस्ट करके बताया, लेकिन हर चीज़ तो टेस्ट नहीं करेंगे ना। इसीलिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स होते हैं वो है टर्मरिक, जो हमारे घर में हम हल्दी यूज़ करते हैं। लिटमस, ये भी हम पढ़ने वाले हैं कैसे करके इनको बनाया जाता है। इसके बाद चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट जो होता है वो भी बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। चाइना रोज़ जो होता है, ये जो गुड़हल का फूल होता है, इसको नॉर्मली हम शू फ्लावर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इससे हम अपने शूज़ को क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो शूज़ में बहुत बढ़िया सी चमक आ जाती है। अब तो वैसे आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो कभी ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सा सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इनमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सिट्रस एसिड, जो कि खट्टे जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में पाया जाता है, और उसके बाद टार्ट्रिक एसिड, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इमली, ठीक है, टैमरिंड या ग्रेप्स, इन सब में टार्ट्रिक एसिड होता है। और ये सारे के सारे नेचुरल एसिड्स होते हैं। अगर कुछ कॉमन हम बेसिस देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूना होता है, ठीक है, चूने वाला पानी होता है जिससे वाइट वॉश हम करते हैं अपने घर में, वो वाला जो पानी होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन वाली बात होती है यहाँ पर, काफ़ी स्टूडेंट्स लाइम वाटर को समझते हैं नींबू का पानी है ना, लेकिन नींबू पानी होता है लेमनेड। ये देखिए, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पे। जो लेमनेड होता है उसको हम कहते हैं नींबू का पानी या नींबू पानी। लाइम वाटर होता है चूने वाला पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो हमारा घर में हम सोप यूज़ करते हैं, साबुन, उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कुछ कॉमन बेसिस हैं जो कि हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि नेचुरली बनाया जाता है। इसमें फर्स्ट है लिटमस। लिटमस बनाया जाता है लाइकन से। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, ठीक है।
फंजाई की कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर से। तो वो पानी या कितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर करके एल्गी को देता है। एल्गी उन न्यूट्रिएंट्स को भी यूज़ करता है और प्लस उसको शेल्टर भी मिल गया फंजाई से। लेकिन एल्गी क्या कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ये काम करके वो फंजाई को देता है। देखिए एल्गी फंजाई क्या होता है, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना पता होना चाहिए आपको, फंजाई और एल्गी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसी लाइकन को यूज़ करके बनाया जाता है लिटमस। अब ये जो लिटमस होता है ये पेपर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और एक सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है। अगर हम पेपर देखें तो एक होता है रेड कलर का, देखिए यहाँ पे कलर गिवन है, ये देखिए यहाँ पे एक तो रेड कलर होता है और एक होता है ब्लू कलर। मैं इसका बहुत अच्छा सा आपको ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप लर्न कर सकते हैं कि कौन से कलर से किस कलर में ये चेंज होता है। ठीक है, अब क्या काम करता है, जब हम लिटमस को यूज़ करते हैं किसी एसिड के साथ तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है। ठीक है, अब ना दो चीज़ें याद रखना, ABR BRB। ABR में A का मतलब है एसिड, ठीक है, B का मतलब है ब्लू एंड R का मतलब है रेड। E में B का मतलब है बेस और इस R का मतलब है रेड और इसका मतलब है ब्लू। तो जब हम लिटमस को, किसी भी कलर के लिटमस को एसिड में टेस्ट करते हैं तो अगर ब्लू कलर का लिटमस है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा और अगर वो रेड है तो वो रेड ही रहेगा। ठीक है, अगर हम बेस के साथ उसको टेस्ट करते हैं तो अगर रेड कलर का लिटमस है तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में और अगर वो ब्लू कलर का है तो वो ब्लू कलर का ही रहेगा। तो ये ABR एंड BRB वाला फॉर्मूला आप अगर याद रखेंगे तो आपको कभी भी इस चीज़ में डाउट नहीं होगा और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड में। अब कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ आती हैं, मैं चाहती हूँ इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊँ। मतलब यहाँ पे लिटमस को यूज़ करके एसिडिक है कोई सब्सटेंस या बेसिक है, ये वाली एक्टिविटी शो की गई है। इसको आप फिलहाल पढ़ लीजिए लेकिन मैं बाद में आपको अलग से समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है न्यूट्रल। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक, लेकिन हर चीज़ एसिडिक या बेसिक नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं इसमें है टैप वाटर, तो अब ये टैप वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो इसका मतलब ये है न्यूट्रल। तो जब भी हम इसको टेस्ट करेंगे किसी भी इंडिकेटर के साथ तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है तो वो बेसिक है। एरेटेड ड्रिंक जिसमें कार्बोनिक एसिड होती है तो ये हो गया एसिड। सोप सॉल्यूशन है तो अगेन इट इज़ बेसिक। शैम्पू होगा वो भी बेसिक होगा। ठीक है, मतलब ये सारी बेसिस हैं, इनकी जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, इसके बाद कॉमन सॉल्ट हो गया तो ये न्यूट्रल होगा। शुगर सॉल्यूशन होगा ये भी न्यूट्रल होगा। अगेन विनेगर है तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो ये वाला जो एक्टिविटी है ये भी मैं आपको वीडियो के थ्रू ही समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ कि करना क्या है। कोई भी आप एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, उस पेपर पर एक फ्लावर बना लीजिए, टर्मरिक के साथ वाटर मिक्स करके आप एक पेस्ट बना के इसमें पूरा कलर कर दीजिए। येलो कलर करने के बाद आप एक कोई सोप का सॉल्यूशन बना लेंगे। सोप सॉल्यूशन को जब आप इसके ऊपर रब करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसमें कहीं कहीं पर रेडिश कहीं कहीं पर ऑरेंजिश हो जाएगा। वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बेस दैट इज प्रेजेंट इन द सोप सॉल्यूशन। टर्मरिक जो कि एक इंडिकेटर है, ठीक है, इसमें जब एक सोप सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा जो कि बेसिक है तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा और वो हमें कलर देगा ऑरेंजिश या इसमें रेडिश भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज मतलब जो गुड़हल का फूल होता है, ठीक है, दिस फ्लावर। चाइना रोज का आप जो साइंटिफिक नेम होता है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो अब हम देखते हैं चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको बनाते कैसे हैं। देखिए चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा वार्म वाटर में मिक्स कर लेते हैं और उसको एज इट इज छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो जो वाटर होगा वो थोड़ा सा कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एसिड के साथ हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर सा मैजेंटा कलर देता है। ये जिस कलर से मैं लिख रही हूँ ये मैजेंटा कलर है। और अगर बेस के साथ हम इसको चेक करते हैं तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और इसी से हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी 5.4। तो इस एक्टिविटी में
टीचर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, वेयर एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में एसिड का कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जब ये सारे सॉल्यूशंस हम ले लेंगे और इनको हम अलग अलग इंडिकेटर्स से चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज, तो हमें अलग अलग कलर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं जो कि एसिड है, तो लिटमस पेपर में उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, अगर हम टर्मरिक से यूज़ करते हैं तो टर्मरिक आपको पता है एसिड में कौन सा कलर देता है? वो कलर जैसा नॉर्मल कलर होता है वो वैसा ही सेम कलर ही शो करता है, मतलब येलो, कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम चाइना रोज़ के साथ इसको रिएक्ट करवा के देखें, ये टेस्ट करवाएं, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ब्यूटीफुल सा मैजेंटा कलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सॉल्यूशंस हमको चेक करने हैं। तो ये एक्टिविटी हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर समझ लिया है। ओके, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसिड रेन, कि एसिड रेन क्या होता है। देखिए, ऐसा रेन जिसमें एसिड प्रेजेंट है उसी को हम एसिड रेन कहेंगे। लेकिन क्या बादलों से ऐसा कोई बारिश आ सकता है जिसमें एसिड होगा? नहीं, बादल से तो नॉर्मल बारिश ही आता है, लेकिन वो हमारे अर्थ के ऊपर आते आते एसिडिक हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जिसमें पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें से पॉल्यूटेंट्स स्मोक की फॉर्म में निकलते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हम अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि रेन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड रेन का जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ही डेंजरस होता है। ताजमहल के ऊपर बिल्कुल वो वाइट था, लेकिन ताजमहल के जो मार्बल्स हैं वो अब अगर आप देखेंगे थोड़ा येलोइश हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। और ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। एसिड रेन सिर्फ मॉन्यूमेंट्स के कलर ही चेंज नहीं करते हैं, मार्बल्स के कलर चेंज नहीं करते हैं, बल्कि ये प्लांट्स को, एनिमल्स को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। जो हमारा सॉइल होता है, ठीक है, जो फार्म्स का या फील्ड का सॉइल होता है, इस पर भी जब एसिड रेन पड़ता है तो सॉइल एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ग्रो करने वाले प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना, मतलब न्यूट्रल करना। न्यूट्रल मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो चीज़ें ना ही एसिड है ना ही बेस है तो उनको हम कहेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो हमने एसिड का और बेस का इफ़ेक्ट देख लिया है, मतलब इंडिकेटर का इफ़ेक्ट देख लिया है एसिड्स और बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर हम एसिड को बेस के साथ ही रिएक्ट करवा दें तो उसमें क्या होगा? तो उसमें निकलेगा हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। इसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लिया गया है जिसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एज द नेम इंडिकेट्स ये एसिड है, और इसमें जब हम कुछ ड्रॉप्स के एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एसिड में जब हम यूज़ करेंगे तो उसका कलर नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल कलरलेस। ठीक है, क्योंकि HCl का कलर भी कलरलेस ही होता है। अब इसमें इंडिकेटर भी चला गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे एक बेस, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब हम इसमें कुछ ड्रॉप्स के NaOH ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कलर धीरे धीरे करके एक बहुत ही पिंक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पिंक कलर हमारे पास आ गया है। अब इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा अमाउंट एसिड का भी है और थोड़ा सा अमाउंट बेस का भी है। अब इसमें थोड़ा सा दोबारा से हम एसिड थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसके बाद दोबारा हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो वो दोबारा कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम उसमें थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें दोबारा पिंक कलर आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर होता है ये एसिड्स के साथ कलरलेस रहता है, वेयर एज बेस के साथ ये पिंक हो जाता है। इससे एक्चुअली हमने क्या कंक्लूजन निकाला है वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। जब हम एसिड के साथ बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड बेस के बेसिक कैरेक्टर को ख़त्म कर देता है या न्यूट्रल कर देता है, वेयर एज सेम काम बेस करेगा एसिड के साथ। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
इसमें एक नया सब्सटेंस निकल के आता है जिसको हम कहेंगे सॉल्ट, और उसमें वाटर भी फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन में हमेशा हीट निकलती है। हीट मतलब टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का राइज हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी इसमें इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट बन के आया है ये डिपेंड करता है हमने किस टाइप का एसिड और किस टाइप का बेस यूज़ किया है। और इस सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है, बेसिक भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये सॉल्ट एसिडिक होगा, अगर बेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये बेसिक होगा, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सिमिलर सी है तो ये कम्प्लीटली न्यूट्रल होगा। ओके, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, और इसमें हमें मिलता है सॉल्ट दैट इज़ NaCl। हमारे घर में जो हम नॉर्मली टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया है, अब देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और ये हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको बोला था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड की जितनी ज़्यादा एसिडिटी है वो कम हो जाती है, या बेसिस की जितनी ज़्यादा बेसिसिटी है वो कम हो जाती है। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे अपनी एवरीडे लाइफ में। इसमें फर्स्ट है इनडाइजेशन। आपने देखा होगा ना, बहुत बार छोटे बच्चे, इवन छोटे बच्चे क्या, एडल्ट्स में भी ऐसा होता है, हम कुछ खाना खाते हैं उसके बाद हमें ऐसा फील होता है जैसे वॉमिट हो जाएगा, है ना, या छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो जस्ट दूध पीने के बाद वो वॉमिट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने चैप्टर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा स्टमक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है HCl, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि ये एसिड है और अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो वो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने नहीं देता है। नो डाउट हमारे स्टमक में म्यूकस का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो लाइनिंग होती है यहाँ से म्यूकस का भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन कभी कभी HCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू म्यूकस, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत बार इनो लेते हैं, है ना, या कोई भी इस टाइप की मेडिसिन लेते हैं जिसमें होता है कोई बेस। मोस्ट ऑफ द टाइम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये लिया जाता है जिससे कि इनडाइजेशन हमारा सही हो पाए। हम जो इनो की बात करते हैं, इनो में भी क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन ये इनो टाइप की मेडिसिन हमको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल वे में जो चीज़ें ठीक हो पाए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करें। ठीक है, नेक्स्ट है एंट बाइट। आपको पता है जब कोई चींटी काट लेती है तो वो पर्टिकुलर पोर्शन, वो पर्टिकुलर पार्ट कैसा स्वेल कर जाता है ना। स्वेल कर जाने का रीज़न क्या है, जब भी एंट काटती है तो उसकी बॉडी में से एक फॉर्मिक एसिड जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है, उसमें एक एसिड होता है दैट इज़ नोन एज फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा इरिटेशन सी होने लग जाती है हमको, ठीक है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस जगह पर बेकिंग सोडा को अगर हम रब कर लेते हैं, बेकिंग सोडा वही वाला जो नॉर्मली हम अपने घर में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ होता है ना। बेकिंग सोडा उसको अगर हम थोड़ा सा रब कर लेंगे, या जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है इसमें कैलेमाइन में, लैक्टोकैलेमाइन में, इसको अगर रब कर लेंगे तो वो जगह क्या होती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। जो फॉर्मिक एसिड है वहाँ पे अगर हमने कोई बेस ऐड कर लिया तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मिक एसिड की वजह से जो इरिटेशन हो रही थी वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल में एसिड कहाँ से आता है, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो जो बॉक्स था एसिड रेन वाला, है ना। जब एसिड रेन हमारे सॉइल के ऊपर, जो फील्ड्स होती है वहाँ फील्ड के ऊपर पड़ता है तो वो सॉइल के ऊपर ही जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर पर्कुलेट कर जाता है ग्राउंड वाटर में। अब इस सॉइल में जो भी प्लांट ग्रो करेगा बहुत मुश्किल से ग्रो करेगा वो, या उसको सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। दैट इज़ वाई इस टाइप के सॉइल में कुछ बेसिस ऐड करवा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कोई क्लाइम जो चूना मैंने बताया था, चूने का पानी, चूना, यही वो वाले बेसिस होते हैं जिससे इन पर्टिकुलर एसिड्स को ट्रीट करवाया जाता है, और इसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारा सॉइल और वहाँ पे बहुत इजीली प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे।
इन केस ये सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाए, यहाँ पे ज़्यादा बेस पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर दैट इज़ कॉम्पोस्ट ऐड कर देंगे। कॉम्पोस्ट में क्योंकि एसिड्स होते हैं, जो नेचुरल एसिड्स होते हैं प्लांट्स वाले, वो वहाँ पे एसिड्स आके अब इस वाले बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से सॉइल में ना ही एसिडिटी ज़्यादा रहेगी और ना ही वहाँ पर बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा है। ठीक है, अब इन फैक्ट्रीज से जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस निकलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसके बाद उसमें से कुछ वेस्ट निकलता है ना, तो ये वेस्ट सब्सटेंसेस अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ये कहाँ जाते हैं, ये चले जाते हैं वाटर बॉडीज़ में। अब आप समझिए, इन वाटर बॉडीज़ में अगर इस वेस्ट में एसिड है, तो जब ये वाटर बॉडी में जाता है तो वाटर बॉडी में बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ़िश हो गए, तो इन लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इन वाटर एनिमल्स का या वाटर प्लांट्स की डेथ भी होती है इसी एसिड की वजह से। इसीलिए अब क्या किया जाता है, ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं इनको पहले बेस के साथ ट्रीट करवाया जाता है। ठीक है, बेस से इसको जब ट्रीट करवा दिया जाता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसके बाद उसको जब वाटर बॉडी में भेजा जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है, तो अब एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रोथ में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये था चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या आप लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करके आप लोगों को अवेलेबल करवा पाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं नोट्स बना के अवेलेबल कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।